हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस स्टडी का स्पेशल टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले 23 टेस्ट को डिस्कस कर लिया था। 23 टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है टेस्ट होने वाला है, टेस्ट नंबर 24 आज है। 24 नंबर सेट करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पे सभी सेट जो है वो विथ डिटेल एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपके चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अगर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जुड़ जाएं व्हाट्सएप चैनल में। और चलिए शुरू करते हैं हम अपने टेस्ट को। फर्स्ट है, विश्व के कुल कृषि क्षेत्र कृषि भूमि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बतलाया गया है कृषि भूमि के क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। बात किया जाए रूस में, तो रूस में टोटल कृषि भूमि का 16.5% क्षेत्रफल है रूस में। भारत में 11.9% है, वही अमेरिका में 13% है। बात किया जाए चीन में 12% नहीं बल्कि 1.2% ही चीन में है। चीन का अधिकांश क्षेत्र जो है वो मरुस्थल और शीत एरिया है, जिसके कारण पहाड़ी बंजर है। अर्थात चीन में जो प्रतिशत क्षेत्रफल है वो 12% नहीं बल्कि 1.2% है। यहाँ पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, चीन सुमेलित नहीं है। 12% नहीं बल्कि 1.2% है कृषि भूमि चीन में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था। भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था। बात किया जाए उर्वरक कारखाना का, तो सर्वप्रथम भारत में सिंदरी झारखंड में प्रथम उर्वरक कारखाना 1951 में खोला गया। 1951 में सिंदरी में खोला गया था। और सिंदरी कहाँ है, तो ये है झारखंड में। सिंदरी झारखंड में है। 1951 में खोला गया था उर्वरक कारखाना। ठीक है, अगर बात किया जाए सलेम, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। सलेम कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है सलेम। ठीक है, रानीपेट यह भी तमिलनाडु में है, चेन्नई भी तमिलनाडु में है, ये सभी तमिलनाडु में है। और सिंदरी झारखंड में है। झारखंड में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना 1951 में हुई थी। 1907 में टिस्को, ये भी याद रखना है, टिस्को की स्थापना भी 1907 में हुई थी, ये भी झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके द्वारा जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य किया जाता है। जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य कौन करता है, तो यह रसधानी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, रसधानी के द्वारा किया जाता है जल संतुलन का कार्य। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट का निर्माण कौन सा ऊतक के द्वारा किया जाता है, तो यह होता है पीला तंतुमय ऊतक के द्वारा। पीला तंतुमय ऊतक के द्वारा लिगामेंट का निर्माण होता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, 5th है एगार। एगार एक प्रकार का शैवाल है जिसकी आवश्यकता प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए होता है। ठीक है, एगार शैवाल का प्रयोग प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के कल्चर यानी कि संवर्धन के लिए होता है। उसका उत्पादन किससे होता है, तो एगार एक प्रकार का लाल शैवाल से इसका उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, लाल शैवाल से। ठीक है, एगार प्राप्त किया जाता है शैवाल से और वो भी लाल शैवाल से। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिका के फटने से रुधिर में कौन सा एक विषैला पदार्थ मुक्त होता है जिसके कारण मनुष्य को तेजी से बुखार आती है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका अर्थात आरबीसी में क्या चीज़ फट जाता है, विषैला पदार्थ मुक्त होता है। कौन सा विषैला पदार्थ है जो मुक्त होने के कारण मनुष्य में तेजी से बुखार आता है, तो वो है होमोजोइन। होमोजोइन ऑप्शन हो जाएगा सी, होमोजोइन के कारण तेजी से बुखार आता है और यह आरबीसी में पाया जाता है। बात किया जाए आरबीसी से, तो आरबीसी संख्या सबसे अधिक और साइज सबसे छोटा होता है आरबीसी। आरबीसी से याद रखना है इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। इरिथ्रोसाइट्स इसका अध्ययन कहलाता है। आरबीसी का कलर जो होता है हेमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। हेमोग्लोबिन के कारण आरबीसी कलर रेड होता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न नस्ल में किस गाय की नस्ल को भारतीय नस्ल थारपारकर। ठीक है, भारत का नस्ल है गाय का थारपारकर और हॉलैंड की प्रजाति होल्स्टाइन फ्रीजियन। हॉलैंड की प्रजाति गाय का है हिलस्टोन फ्रीजियन के संकर से विकसित किया गया है। अर्थात भारत का नस्ल थारपारकर और हॉलैंड की प्रजाति होल्स्टाइन फ्रीजियन के संकर से किस गाय का विकास किया गया है, तो यह है करन फ्राइस का। करन फ्राइस का विकास भारत के थारपारकर नस्ल से हॉलैंड की प्रजाति होल्स्टाइन फ्रीजियन से संकर करवाया गया है और बनाया गया है जो गाय है वो है करन फ्राइस। ऑप्शन हो जाएगा सी,
करन फ्राइस थारपारकर और होलिस्टाइन फ्रेसियाइन का संकर रूप है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है किसमें? जल संवहन नाल तंत्र किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है तारा मछली में। तारा मछली अर्थात स्टार फिश, और यह इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है तारा मछली। इसमें जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस देश की राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ने सर्वप्रथम कुल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय की धारणा को विकसित किया? तो यह विकसित करने वाला प्रथम देश था, वो था अमेरिका। राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद किस देश का था जो राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आय की धारणा को विकसित किया था? तो वो था अमेरिका। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ऋण लौटाने की क्षमता क्या कहलाती है? ऋण लौटाने की क्षमता कहलाता है साख अर्थात क्रेडिट। ऋण लौटाने की क्षमता को साख कहा जाता है। वस्तुओं के मुद्रा के रूप में प्रयोग, वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग वस्तु मुद्रा कहलाता है। पूंजी का निर्माण बचत कहलाता है। और विनिमय का सर्वमान्य साधन मुद्रा होता है। विनिमय का सर्वमान्य साधन मुद्रा, पूंजी का निर्माण बचत कहलाता है। वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग वस्तु मुद्रा कहलाता है। ऋण लौटाने की क्षमता साख कहलाती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, उसके बाद 2, 1 और 4। ऑप्शन हो जाएगा ए 3, 2, 1, 4। सॉरी, 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 3, 2, 1, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। बिल्कुल सही है, अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत है। भारत में नागरिक सेवा का स्तर बहुत निम्न है, यह भी सही है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, यह भी सही है। कंप्यूटर हार्डवेयर के उत्पादन में भारत विश्व का एक अग्रणी देश माना जाता है। हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के उत्पादन में एक अग्रणी देश माना जाता है। भारत को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के उत्पादन में विश्व का एक अग्रणी देश माना जाने लगा है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो असत्य कथन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। वही उपभोक्ता अधिकार संरक्षण आया था 1986 में। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विधेयक आया 1986 में। 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का प्रचलित नारा है वो है जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट है, किसे उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है? उत्पादन का मौलिक साधन किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है भूमि को। ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्पादन के चार साधन होते हैं, भूमि, मुद्रा, श्रम और पूंजी। तो भूमि है यह एक मौलिक साधन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा सूर्या क्लिनिक तथा तितली केंद्रों के माध्यम से बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मूल्य पर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो यह जननी संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है। ऑप्शन हो जाएगा बी। सूर्या क्लिनिक और तितली केंद्रों के माध्यम से बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मूल्य पर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, यह है जननी संस्था के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में सहकारी साख समिति अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था, जिसके साथ ही भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ? सहकारिता का प्रारंभ भारत में 1904 से माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। सहकारी साख समिति अधिनियम पहली बार पारित हुई थी 1904 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दांत की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांत पर बनने वाला अस्थायी परत क्या कहलाता है? दांत की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांत पर बनने वाला अस्थायी परत दंत प्लक कहलाता है। दंत प्लाक कहलाता है। इसे दांत का प्लेग भी कहा जाता है। दांत का प्लेग रोग भी कहा जाता है दंत प्लक को। दांत का प्लेग की संज्ञा दी गई है। दांत का प्लेग कहा जाता है दंत प्लक को। डेंटाइन जो होता है दांत का मुख्य भाग होता है। दांत का मुख्य भाग डेंटाइन होता है। दांत का मुख्य भाग होता है डेंटाइन।
मुख्य भाग होता है डेंटाइन। अगर बात किया जाए पैरोटिड, तो पैरोटिड निचले जबड़े के नीचे एक ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, डेंटाइन दांत का मुख्य भाग होता है। डेंटाइन में उपस्थित होता है एक प्रोटीन, याद रखना है डेंटाइन में कैलोजन प्रोटीन पाया जाता है। कैलोजन प्रोटीन दांत में पाया जाता है जो दांत को हल्का पीला रंग प्रदान करता है। कैलोजन प्रोटीन पाया जाता है दांतों में जो लाइट येलो कलर प्रदान करता है दांत को। लाइट येलो कलर जो होता है दांत का वो होता है कैलोजन के कारण। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दंत प्लाक। अच्छी प्रकार से दांत नहीं सफाई करने पर दांत पर बनने वाला अस्थायी परत दंत प्लाक कहलाता है। दांत के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। ठीक है, एक ट्रीटमेंट याद रखना है RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो संबंधित है, यह दांतों के चिकित्सा से संबंधित है। RCT ट्रीटमेंट जो संबंधित है वो दांतों से संबंधित है। रूट अगर बात किया जाए दांत का, तो दांत का फॉर्मूला भी याद रखना है 2123 दांत का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है मेंडल के एक संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी के लक्षण में प्रारूपी अनुपात क्या है, यानी कि फिनोटाइप। प्रारूपी मतलब फिनोटाइप पूछा गया है, तो फिनोटाइप होता है 3:1, यानी कि 3 बौना 1 लंबा। फिनोटाइप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1। वही अगर बात पूछा जाए जीनोटाइप, तो जीनोटाइप का रेशियो हो जाएगा 1:1। ठीक है, जीनोटाइप का रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:1। जीनोटाइप का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1। वही फिनोटाइप जो होगा वो हो जाएगा 3:1। फिनोटाइप हो जाएगा 3:1 और जीनोटाइप हो जाएगा 1:1। वही अगर द्विसंकर करवाया जाता, एक संकर के जगह पे द्विसंकर कहलाता, तो फिनोटाइप का रेशियो हो जाता 9:3:1। यह फिनोटाइप का रेशियो जब डबल क्रॉस करवाया जाता तब होता। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में लाया जाता है, तो यह लगभग 1%, करीब 1% का यूज प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा यूज किया जाता है सौर ऊर्जा का लगभग 1%। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है किस शिलालेख में अशोक के अस्थावीर शाखा के बौद्ध होने तथा बोध गया के यात्रा का उल्लेख मिलता है। बात किया गया है अशोक का शिलालेख का, और उसमें अस्थावीर शाखा के बौद्ध होने और बोध गया के यात्रा का उल्लेख किया गया है अष्टम शिलालेख में। अष्टम शिलालेख में बोध गया के अष्टम शिलालेख में अशोक के धम्म यात्रा का वर्णन किया गया है। अशोक ने धम्म यात्रा का वर्णन किया अपने 8वें शिलालेख में। 8वें शिलालेख में अशोक धम्म यात्रा का वर्णन करता है और उसने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद गया का वर्णन, गया का भ्रमण और वही 20वें वर्ष लुम्बिनी का भ्रमण करता है। अशोक के द्वारा 10वें वर्ष अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद गया का और 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी का भ्रमण का चर्चा किया गया है। और अस्थावीर शाखा के बौद्ध होने का भी प्रमाण अष्टम शिलालेख से ही मिलता है। बात किया जाए अगर बौद्ध के अस्थावीर शाखा, तो अस्थावीर शाखा और महासांघिक 2 भागों में विभाजन, अस्थावीर और महासांघिक शाखा में विभाजन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है। अस्थावीर और महासांघिक में विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में जो होती है उसमें अस्थावीर और महासांघिक का विभाजन होता है। अगर बात किया जाए भाब्रू अभिलेख का, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था। अशोक के द्वारा भाब्रू अभिलेख में खुद को मगध का सम्राट बताया जाता है। तीसरे शिलालेख में अशोक ने 3 महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन किया है, रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक। रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक का वर्णन तीसरे शिलालेख में किया जाता है। अष्टम शिलालेख में अस्थावीर शाखा का वर्णन और धम्म यात्रा का वर्णन, भाब्रू में अशोक का मगध का सम्राट बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं किस गुप्त शासक ने प्रकाशादित्य की उपाधि धारण की थी। प्रकाशादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था, तो यह पुरुगुप्त ने धारण किया था। पुरुगुप्त के द्वारा प्रकाश आदित्य की उपाधि धारण की गई थी। अगर बात किया जाए गुप्त राजाओं का, तो गुप्त राजा में चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। वही अगर बात किया जाए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला गया था। यहाँ पे अगर देखा जाए स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त के समय भारत में हून का आक्रमण प्रारंभ होता है। भारत में हून का आक्रमण प्रारंभ होता है स्कंदगुप्त के समय। कुमारगुप्त
प्रथम जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। स्कंदगुप्त के समय हून आक्रमण पुरुगुप्त ने प्रकाशादित्य की उपाधि धारण की थी। वही हर्ष ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शीलादित्य की और पुरुगुप्त ने प्रकाशादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, इत्सिंग ने भारत के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया। इत्सिंग एक चीनी यात्री है। इत्सिंग चीनी यात्री है जो भारत का भ्रमण करता है और भारत में 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। नालंदा विश्वविद्यालय में अगर बात किया जाए नालंदा विश्वविद्यालय का, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। वही बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया जाता है। बात किया जाए अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल। पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। वही अगर बात किया जाए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक, तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं गोपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त हैं। कुमारगुप्त हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। इत्सिंग नालंदा विश्वविद्यालय में ही बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते हैं। इत्सिंग चीन के यात्री हैं। नेक्स्ट है, किस पहाड़ी पर लावा के निक्षेप मिले हैं। लावा के निक्षेप किस पहाड़ी पे मिले हैं, तो यह मिला है झारखंड में राजमहल पहाड़ी पे। झारखंड के राजमहल पहाड़ी पे लावा का निक्षेप मिला है। झारखंड के राजमहल पहाड़ी पे अगर बात किया जाए लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी यह मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित है। मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित है लुसाई पहाड़ी। लुसाई जनजाति भी है, मिजोरम और त्रिपुरा में पाई जाती है। नीलगिरी का बात किया जाए तो नीलगिरी यह तमिलनाडु में स्थित है। अरावली का बात किया जाए तो इसका विस्तार हरियाणा गुजरात राजस्थान में है। हरियाणा गुजरात और राजस्थान में अरावली का विस्तार है। लुसाई मिजोरम त्रिपुरा में है, झारखंड में है राजमहल की पहाड़ी और झारखंड में ही पाया गया है लावा का निक्षेप। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्योक्राडोंग किस देश की सर्वाधिक ऊंची चोटी मानी जाती है। क्योक्राडोंग यह सबसे ऊंची चोटी है किस देश का, तो यह बांग्लादेश का है सबसे ऊंची चोटी। बात किया जाए बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है क्योक्राडोंग। अगर नदी का बात किया जाए तो पद्मा नदी जो है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है, पद्मा नदी। अगर बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह का बात किया जाए तो यह है चटगांव। चटगांव से याद रखना है, चटगांव शस्त्रागार हुआ था 1930 में, 18 अप्रैल 1930 याद रखना है, ये हुआ था चटगांव शस्त्रागार और ये बांग्लादेश में स्थित है। चटगांव शस्त्रागार, चटगांव जो है बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वही सबसे बड़ी नदी का बात किया जाए तो पद्मा है और क्योक्राडोंग जो है बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर बात किया जाए भूटान का तो गंगाखर पुंसुमा भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का अगर बात किया जाए तो माउंट होकैकोबो है। माउंट होकैकोबो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी माउंट होकैकोबो, बांग्लादेश की क्योक्राडोंग और भूटान की गंगखर पुंसुम इसका सबसे ऊंची चोटी है। भूटान का गंगाखर पुंसुम, माउंट होकैकोबो म्यांमार का हो जाएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान का जनसंख्या घनत्व कितना है। बात किया गया है पाकिस्तान का जनसंख्या घनत्व, तो पाकिस्तान में जनसंख्या घनत्व है 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 312 व्यक्ति है जनसंख्या घनत्व पाकिस्तान का। जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर में निवास करने वाले जनसंख्या कहलाता है जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर में रहने वाले लोग जितना लोग रहते हैं वो कहलाएगा जनसंख्या घनत्व। पाकिस्तान का जनसंख्या घनत्व 312 है। 312 पाकिस्तान का है। अगर बात किया जाए भारत का, तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। इंडिया का जनसंख्या घनत्व 382 है। वही अगर बात किया जाए बिहार का है, तो बिहार का 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर ये हमारा बिहार का जनसंख्या घनत्व है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106। वही अगर बात किया जाए दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर। 11,320 यह दिल्ली का है, 1106 बिहार का है, 382 इंडिया का है, 312
प्रति वर्ग किलोमीटर यह पाकिस्तान का है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सभी याद रखना है। 312 पाकिस्तान का, 382 इंडिया का, बिहार का 1106 और दिल्ली का 320। अगर राज्य में बात किया जाए तो राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। वही राज्य के साथ यूटी में बात किया जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर। नेक्स्ट है, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो, दो राशि जिसका ग्राफ जो हो वो सरल रेखा हो तो वो दोनों राशियां कैसी होगी, तो वो होगा अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी यानी कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है। कैपिटल जी और स्मॉल जी इक्वल टू होता है, स्मॉल जी का बात किया जाए तो स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर। कैपिटल जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर बात किया जाए कैपिटल जी का मान कौन दिए थे, तो कैवेंडिश के द्वारा कैपिटल जी का मान बतलाया गया था और वो है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यह कैपिटल जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर स्मॉल जी का बात करें तो स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ते घटता रहता है, ऐसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, किस यंत्र में वायु चूसक पंप यानी कि वैक्यूम पंप का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम पंप का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो बेल जार में यूज किया जाता है वैक्यूम पंप का। यह कुछ इस प्रकार का वैक्यूम पंप बनाया जाता है, कुछ इस प्रकार का बेल जार। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एफ संबंध F इक्वल टू R/2 यानी कि फोकल लेंथ रेडियस का आधा होगा। F इक्वल टू R/2 फोकस दूरी R वक्रता त्रिज्या किसके लिए सत्य है, तो F इक्वल टू R/2 उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए सही है F इक्वल टू R/2। नेक्स्ट है, एक BOT यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर होगा। एक BOT इक्वल टू कितना होता है, तो BOT होता है एक BOT इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOT पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एक BOT बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक AC जनरेटर और DC जनरेटर में मूलभूत अंतर क्या होता है। AC जनरेटर और DC जनरेटर का बात किया जाए तो AC जनरेटर उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है और DC जनरेटर उच्च वोल्ट नहीं, ये नहीं होगा। AC जनरेटर उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है लेकिन ये मूलभूत अंतर नहीं होगा। DC जनरेटर उच्च वोल्ट नहीं या निम्न वोल्टता उत्पन्न करता है। AC जनरेटर में विद्युत चुंबक जबकि DC जनरेटर में अस्थायी चुंबक लगा होता है, ऐसा नहीं है। AC जनरेटर में सर्पी वलय। ठीक है, AC जनरेटर में जो यूज करते हैं हम वो करते हैं स्लीप रिंग। ठीक है, सर्पी वलय अर्थात स्लीप रिंग का यूज किया जाता है AC जनरेटर में। वही अगर बात किया जाए DC जनरेटर में तो DC जनरेटर में हम यूज करते हैं दिक् परिवर्तक अर्थात स्प्लिट रिंग का। AC जनरेटर में स्लीप रिंग का यूज किया जाता है, स्लीप रिंग का। वही अगर बात किया जाए DC जनरेटर में तो कम्यूटेटर के साथ लगा रहता है, कम्यूटेटर के साथ लगा होता है स्प्लिट रिंग का। यानी कि स्प्लिट रिंग का प्रयोग करते हैं DC जनरेटर में और AC में करते हैं स्लीप रिंग। यही मूलभूत अंतर है। जो आउटपुट लेते हैं मूविंग कॉइल से वो है स्लीप रिंग, तो वो हो जाएगा हमारा AC। वही स्प्लिट रिंग अगर यूज करेंगे तो वो हो जाएगा DC। नेक्स्ट है, जब फिलंट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है, जब फिलंट कांच की छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है तो वह लगभग अदृश्य हो जाता है। क्यों, तो फिलंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान समान होता है अतः वह विलीन हो जाता है। फिलंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान समान होने के कारण ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, चोलकालीन प्रशासन में उल्लई शब्द से क्या अभिप्राय है। चोलकालीन प्रशासन में उल्लई शब्द का मतलब क्या होता है, तो उल्लई का मतलब होता है लिखने वाला अधिकारी। उल्लई का मतलब लिखने वाला अधिकारी होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा से प्रभावित होकर भारत में इसको चलाने का नवीन प्रयोग किया था। बात किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक का, तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जो था वो था जौना खान। मोहम्मद बिन तुगलक को हम इतिहास में जौना खान के भी नाम से जानते हैं। यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे साक्षर शासक था।
इसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ किया था। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रभाव था वो था चीन के शासक कुबलई खान से तथा ईरान के शासक गजन खान से। चीन के शासक कुबलई खान से और ईरान के शासक गजन खान से प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया था। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ए, चीन और ईरान से। चीन के शासक कुबलई खान के द्वारा और ईरान के शासक गजन खान ने भी सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ किया था और उसी से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह प्रयोग किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक से एक याद रखना है, अमीर ए कोही, दीवाने अमीर ए कोही की स्थापना करता है मोहम्मद बिन तुगलक। यह कृषि विभाग से संबंधित है। एडवर्ड थॉमस के द्वारा इसे मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी गई थी। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी, यह भी याद रखना है। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी गई थी एडवर्ड थॉमस के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, चीन और ईरान से प्रभावित होकर। नेक्स्ट है, शेर शाह ने किस शासक के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था? शेर शाह के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के कई चरणों से गुजरना पड़ता है जो निम्न है। निर्वाचन में कौन कौन से प्रक्रिया, चुनाव में जो चरण होते हैं, सर्वप्रथम नामांकन होता है। सर्वप्रथम नामांकन होगा, उसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। सर्वप्रथम नामांकन, उसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन, उसके बाद होगा चुनाव अभियान होगा, उसके बाद मतदान और मतगणना होगा। नामांकन प्रथम, चुनाव चिन्ह का आवंटन, उसके बाद चुनाव अभियान होगा और मतदान एवं मतगणना होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, 3A412। नामांकन, चुनाव चिन्ह का आवंटन, उसके बाद चुनाव अभियान और मतदान एवं मतगणना। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में कथन असत्य कथन का चयन करें। गलत कथन बतलाना है, कौन सा है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रखना अवैध है। बिल्कुल यह सही है। संसद द्वारा पारित विधेयक अंतिम स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, प्रधानमंत्री के पास नहीं। अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि जन कल्याण के लिए कौन सा कानून बनाया जाए। यह भी बिल्कुल सही है। कार्यपालिका को कानून के क्रियान्वयन का अधिकार है। यह भी सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट है, बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक किस वर्ष में संयुक्त बैठक में पारित हुआ था? बात किया जाए संयुक्त अधिवेशन का, तो संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। वही इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन एक अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब तक वर्तमान में भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन पारित किया गया है। प्रथम 1961 में, प्रथम का बात किया जाए तो 1961 में दहेज संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1978 में बैंकिंग सेवा के लिए किया गया था। बैंक सेवा आयोग के निरसित करने के लिए 1978 में, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी। एक बार और हुआ है 2002 में, पोटा के लिए किया गया था संयुक्त अधिवेशन। POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो 2002 में निरसित हुआ, उसके लिए आया था संयुक्त अधिवेशन। याद रखना है, संयुक्त अधिवेशन 108 के अंतर्गत, और यह लिया गया है वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन। 3 बार हुए हैं, 61, 78, 2002 में। 61 में दहेज संशोधन के लिए, 78 में बैंकिंग के लिए और 2002 में पोटा के लिए। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है कौन सा? राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? संसद के सामने बजट पेश करना, यह सम्मिलित हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच आयकर की आमदनी को बांटना, यह भी सम्मिलित है। धन विधेयक को मंजूरी दे देना, यह भी सम्मिलित है। धन विधेयक को निरसित करना, धन विधेयक को निरसित नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक का वर्णन किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा, वो सही उत्तर हो जाएगा। धन विधेयक को निरसित करने का अधिकार और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है।
है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि एसटी कम्युनिटीज़ के लिए लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। एसटी का बात किया जाए तो एसटी के लिए 47, वही अगर बात किया जाए एससी के लिए तो एससी के लिए लोकसभा में 84 सीट आरक्षित हैं। एससी के लिए 84 सीट और एसटी के लिए 47, 545 लोकसभा में टोटल सीट हैं, जिसमें एससी के लिए 84 सीट और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ष में कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में समाजवादी समाज की स्थापना की नीति निर्धारित की गई और इसके लिए कार्यक्रम बनाए गए। अवार्डी अधिवेशन में समाजवादी समाज की स्थापना की नीति निर्धारित की गई और उसके लिए कार्यक्रम कब बनाया गया, तो यह बनाया गया वर्ष 1955 में। ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष 1955 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम अगर बात किया जाए तो यह बना था 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में बना। वही अगर बात किया जाता है सिर्फ राष्ट्रीय महिला आयोग का, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ। अभी अगर बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था 1990 में। अधिनियम पूछा गया है तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में हैं वो हैं रेखा शर्मा। प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थे जयंती पटनायक, ये भी याद रखना है। प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जयंती पटनायक, अभी वर्तमान में है रेखा शर्मा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। मंत्री परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में यह वर्णन किया गया है मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्षता पीएम के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री है का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 में अगर बात किया जाए तो 53 में राष्ट्रपति कार्यपालक का अध्यक्ष होते हैं। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। 54 में बात किया जाए तो 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन किया गया है 54 में, ठीक है। 54 में निर्वाचन का, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का वर्णन किया गया है, 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आर्टिकल 74। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपने बचाव करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध का बात किया गया है। निवारक निरोध अगर 20 का बात किया जाए तो 20 में वो है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। वही 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में बात किया गया है। अनुच्छेद 20 और 21 सबसे मजबूत मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 352 लागू होने पर भी यह समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 20 और 21 याद रखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। नेक्स्ट है थाना में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर कोई पीड़ित क्या कर सकता है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो अपने क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकते हैं और मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए और डी। अपने क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकते हैं, मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट है एशिया और यूरोप के बीच। एशिया और यूरोप के बीच क्या नहीं पाया जाता है, तो एशिया यूरोप के बीच यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है। तिएनशियान पर्वत एशिया और यूरोप के बीच नहीं, बल्कि तिएनशियान पर्वत जो है वो मध्य एशिया का भाग है। तिएनशियान पर्वत मध्य एशिया का पार्ट है, मध्य एशिया का पार्ट है तिएनशियान पर्वत। ऑप्शन हो जाएगा डी। यूराल पर्वत, काला सागर, कैस्पियन सागर ये एशिया और यूरोप के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। तिएनशियान पर्वत मध्य एशिया का पार्ट है, अर्थात यूरोप के बीच नहीं टच करता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सागर तट से कितने किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश का राष्ट्रीय संपत्ति होता है। सागरीय तट से कितना किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश का राष्ट्रीय संपत्ति होता है, तो यह होता है 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील को अगर हम चेंज करना चाहें किलोमीटर में तो 12 गुने 18.52 करना पड़ेगा, यानी कि 1.852।
एक नॉटिकल में 1852 मीटर होता है, तो यहाँ पे किलोमीटर में हो जाएगा 22.2 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी, 22.2 किलोमीटर में राष्ट्रीय संपत्ति होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन उद्योग का निजीकरण किया गया। निजीकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण किया गया 1 अगस्त 1953 को। ऑप्शन ए हो जाएगा वो असत्य है। ठीक है, 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यह भी सही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एआई का गठन 1955 में। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना दिल्ली में की गई थी। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना। 1911 में भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा शुरुआत की गई थी। यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहाँ पे निजीकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अगस्त 1953 को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बरनार जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले की प्रमुख परियोजना है? बरनार जलाशय परियोजना यह जमुई जिला में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी, बरनार जलाशय परियोजना जमुई का योजना है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस सिद्धांत का पालन किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में विस्तारवादी सिद्धांत लागू किया जाता है। विस्तारवादी सिद्धांत के अंतर्गत भारत में पंख पसारते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपने 200 सालों तक गुलाम बनाकर राज किया, विस्तारवादी सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन हो जाएगा डी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में विस्तारवादी सिद्धांत का पालन किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया का क्या कार्य था? बात किया गया है महालवाड़ी व्यवस्था, तो यह अंग्रेजों के द्वारा भारत में टैक्स कलेक्शन का एक प्रकार का कार्य था, कर्ज वसूलने से संबंधित था। महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया का कार्य था कर वसूलना, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करना। बात किया गया है भारत में अगर बात किया जाए तो ब्रिटिशर्स के द्वारा 3 प्रकार के अस्थायी व्यवस्था, 3 प्रकार के टैक्स कलेक्शन का लाया गया था। 3 प्रकार से। प्रथम था वो था अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग पे। समस्त ब्रिटिश भारत में 19% भूभाग पे बंगाल वाला क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। वही अगर बात किया जाए महालवाड़ी व्यवस्था, तो महालवाड़ी व्यवस्था पश्चिमी पंजाब वाला क्षेत्र में लाया गया था और यह लाया गया था महालवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर। 30% भूभाग पर महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी। वही अगर बात किया जाए रैयतवाड़ी, रैयत में किसानों से डायरेक्ट लिया जाता था टैक्स। रैयत में किसानों से और महालवाड़ी में गांव से, और गांव में एक मुखिया को नियुक्त किया जाता था। महाल अर्थात महाल का मतलब होता है गांव, और गांव वाले से गांव में एक मुखिया को नियुक्त किया जाता था और उसी से टैक्स लिया जाता था सभी से कलेक्ट कर। तो गांव में मुखिया का कार्य जो कार्य होता था वो होता था कर वसूलना। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन में किस स्त्री ने महिलाओं का नेतृत्व किया था? ताना भगत आंदोलन में लिथि उरांव जनजाति से संबंधित आंदोलन था ताना भगत आंदोलन, और उसमें लिथि उरांव ने महिलाओं का नेतृत्व किया था। ताना भगत आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व लिथो उरांव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जमदानी कपड़े की क्या विशेषता थी? जमदानी कपड़े रंगीन धागों के प्रयोग करके बनाया जाता था। रंगीन धागों का प्रयोग किया जाता था जमदानी कपड़ों में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, खूब गेहूं उपजाओ गेहूं हमें जंग जिताएगा। खूब गेहूं उपजाओ गेहूं हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा कहा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था खूब गेहूं उपजाओ गेहूं हमें जंग जिताएगा। यह कहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। नेक्स्ट है, खाचा पद्धति से मजबूत और विशाल जहाज किस देश में बनाए गए थे? तो यह बनाया गया था स्पेन में। खाचा पद्धति से मजबूत और विशाल जहाज बनाया गया था स्पेन में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस के जलने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? एलपीजी अगर बात किया जाए तो एलपीजी में ब्यूटेन गैस भरा होता है, मीथेन और ब्यूटेन गैस भरा होता है। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया सही हो जाएगा? तो C4H10 यानी कि मीथेन में को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो CO2 प्लस वाटर प्लस उष्मा, यही उष्मा को हम यूज करते हैं एलपीजी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, C4H10 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा बनता है। ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है किसको ऑल्फैक्टरी सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं माना जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे नहीं माना जाएगा, तो नींबू यह एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। नींबू को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अभिक्रिया H2O प्लस HCl। H2O को HCl के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन H3 प्लस Cl माइनस में जल का आचरण कैसा होगा, तो यह क्षार के जैसा होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्षार जैसा। H2O कैसा बिहेव करेगा, तो एज अ बेस। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्षार जैसा। सिरका किसे कहते हैं, 6 से 8 दशमलव तनु एसिटिक अम्ल को कहा जाता है सिरका। 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किस विधि से एकत्रित करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किस विधि के द्वारा, तो हवा के अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा। हवा के अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा सेपरेट किया जाता है, हवा के अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है घनत्व में अंतर रहते हुए भी किसी गैस के परस्पर मिश्रित हो जाने की विधि को क्या कहा जाता है। डेंसिटी में डिफरेंस भी हो तो भी गैस जो होते हैं परस्पर मिश्रित हो जाते हैं। यह होता है गैसों के विसरण के नियम के कारण, गैसों के विसरण के डिफ्यूजन, लॉ ऑफ डिफ्यूजन के कारण, यानी कि गैसियस डिफ्यूजन के कारण एक दूसरे से मिश्रित हो जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पोटास एलम के एक अशुद्ध नमूने को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। पोटास एलम को अशुद्ध नमूने द्वारा शुद्ध किया जाता है, किसके द्वारा, कौन सा विधि द्वारा, तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन यानी कि रवाकरण विधि द्वारा, रवाकरण विधि। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है तत्वों के परमाणु विद्युतः कैसे होते हैं। परमाणु विद्युतः रूप से उदासीन होते हैं यानी कि न्यूट्रल होते हैं। एटम्स न्यूट्रल होते हैं यानी कि उदासीन होते हैं। तत्वों के परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है CFC से प्राप्त क्लोरीन ओजोन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन और कौन सी गैस बनाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्राप्त क्लोरीन ओजोन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन और कौन सा गैस बनाता है, तो यह बनाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बंधन बैंक को किस राज्य ने ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है। बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है, तो यह इसे बिहार से दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी, बिहार से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह तमिलनाडु में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गया जिला के तपोवन में किस काल के काले पत्थर की विष्णु गणेश आदि की प्रतिमा मिली है, तो यह मिला है पाल काल का। ऑप्शन हो जाएगा बी। गया जिला के तपोवन में पाल काल के काले पत्थर की विष्णु और गणेश आदि की प्रतिमा मिली है, पाल काल की। नेक्स्ट है भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में हुआ। अगर बात किया जाए भारत में जनगणना का इतिहास का, तो भारत में सर्वप्रथम 1871 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना होता है। उसके बाद 1881 से नियमित जनगणना होता है तथा 1931 में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना होती है और 1977 में प्रथम बार आर्थिक जनगणना होती है। ठीक है, 1871 में प्रथम जनगणना, 1881 में नियमित जनगणना, 1931 में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना और 1977 में प्रथम बार आर्थिक जनगणना होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए, 1977 में प्रथम बार आर्थिक जनगणना होती है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी, वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन हो जाएगा डी, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो WTO गैट के स्थान पे 1995 में, गैट के स्थान पे 1995 में 1995 में WTO को स्थापित किया गया था, विश्व व्यापार संगठन। यहाँ से ध्यान देना है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 में हुआ था। और इसका अगर बात किया जाए तो WTO का मुख्यालय जो है वो है जिनेवा। एक और बात अगर याद रखना है, एक और है WTO, यहाँ पूरा नाम होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अगर बोला जाए विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। वही अगर बात किया जाए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो है स्पेन के मैड्रिड में। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वो है स्पेन में और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है
जिनेवा में। याद रखना है WTO का स्थापना 1995 में हुआ था। और यह किसके स्थान पे हुआ था? तो गैट के स्थान पे। गैट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ध्यान देना है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई? उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम कब हुआ, किस देश में हुआ? तो यह हुआ था अमेरिका में। सर्वप्रथम उपभोक्ता के अधिकारों की घोषणा अमेरिका में होती है। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो 1986 में। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस का बात किया जाए तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस और उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, याद रखना है। सैयद बंधु का पतन किसके समय में होता है? भारत में मुगल काल के समय में सैयद बंधु को नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है। नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है, अर्थात राजा को बनाने वाले थे ये सैयद बंधु। सैयद बंधु के अंतर्गत दो भाई आते हैं, सैयद हसन अली और हुसैन अब्दुल्ला। इन्हें सैयद बंधु की संज्ञा दी गई थी और ये नृप निर्माता कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने मुगल से संबंधित 4 रूलर को बनाया था। इसमें पतन होता है मोहम्मद शाह के द्वारा, सैयद बंधु का पतन करवा दिया जाता है। मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधु का पतन होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह के समय में। नेक्स्ट है, मराठा प्रशासन में पागा क्या था? मराठा प्रशासन के में पागा क्या था? तो पागा राज्य आश्रित सैनिक को पागा कहते थे। राज्य आश्रित सैनिक को पागा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, पागा मराठा प्रशासन में राज्य आश्रित सैनिक होते थे। नेक्स्ट है, यूनियनिस्ट दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूनियनिस्ट दल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पंजाब की शहरी राजनीतिक में इनकी गहरी पैठ थी। पंजाब की शहरी राजनीतिक नहीं बल्कि इनकी गहरी पैठ थी गांव के जमींदारों के प्रति। यूनियनिस्ट दल में पंजाब की शहरी राजनीतिक में नहीं बल्कि गांव के जमींदार के प्रति ये इनकी गहरी पैठ थी। जिन्ना सिकंदर समझौते के तहत इन्होंने पंजाब में 1937 के चुनाव में संयुक्त सरकार बनाई। इस पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के आयोजन और प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में योगदान किया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा सही नहीं है। शहरी नहीं बल्कि गाँव में के जमींदार में गहरी पैठ थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से हुई थी। साइमन कमीशन का बात किया जाए तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को होता है। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है और साइमन कमीशन के गठन के समय ब्रिटेन के PM हैं वो हैं स्टालिन बॉल्डविन। स्टालिन बॉल्डविन के समय साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को होता है। गठन जो होता है वो होता है 8 नवंबर 1927 को गठन होता है। वही अगर बात किया जाए भारत आगमन तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है और इसने अपना रिपोर्ट दिया 1930 में। साइमन कमीशन में भारत के 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन 1919 के सुधार के प्रगति की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था 1927 में। वही भारत 3 फरवरी 1928 को आता है और यह अपना रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत करता है। बात किया जाए अगर साइमन कमीशन का तो साइमन कमीशन यह श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी गई थी। भारत में साइमन कमीशन का पूरे जोर तरीका से विरोध हुआ था और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। अगर बात किया जाए साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखा गया था साइमन गो बैक का नारा। वही साइमन गो बैक के नारे लगाने के क्रम में साइमन का विरोध करने के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु लाहौर में लाठी के चोट से हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध करने के फलस्वरूप लाठी के डंडे से चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पूछा गया था नियुक्ति किस उद्देश्य से किया गया था तो 1919 के सुधार के प्रगति की समीक्षा के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी राजनीतिक संस्था भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था? कौन सा राजनीतिक संस्था भारतीय और गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन कौन सा था? तो यह था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था जो
भारतीय और गैर सरकारी अंग्रेज का सम्मिलित संगठन था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नवजीवन का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। स्वराज के प्रकाशक हैं टी प्रकाशम, यह भी सही है। प्रभात एनसी केलकर के द्वारा लाया गया था, यह भी सही है। कौमी आवाज़ का बात किया जाए तो कौमी आवाज़ पीटी नेहरू, पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया था, पीटी नेहरू के द्वारा लाया गया था कौमी आवाज़। पीटी नेहरू के साथ याद रखना है रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई ने प्रारंभ किया था कौमी आवाज़। पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई संबंधित है कौमी आवाज़ से, अर्थात ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो संबंधित नहीं है। अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्रिका लाया था। अल हिलाल और अल बिलाग पत्रिका लाया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल और अल बिलाग अब्दुल कलाम आज़ाद का था, कौमी आवाज़ नेहरू जी का था। ठीक है, कौमी आवाज़ नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई का। नवजीवन महात्मा गांधी का। स्वराज टी प्रकाशम का। प्रभात एनसी केलकर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची एक को दो से सुमिलित करें और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। अगर बात किया जाए ब्रह्म समाज का, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ब्रह्म समाज कलकत्ता में स्थापित संस्था था और राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में की जाती है। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में किया जाता है। आर्य समाज 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में की जाती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, सुमिलित करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन हो जाएगा डी, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट है, 1857 के विप्लव के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बात किया गया है 1857 का क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो वो थे पॉम्सटन थे 1857 के ब्रिटिश के पीएम। ठीक है, अगर बात किया जाए गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, तो 1857 में जो गवर्नर जनरल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटेन का गवर्नर जनरल हैं। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। वही ब्रिटेन का पीएम है वो है पॉम्सटन। अगर बात किया जाए ग्लैडस्टोन, तो ग्लैडस्टोन जो है वो है 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो वो थे ग्लैडस्टोन। अगर बात किया जाए इटली का, तो स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटेन के पीएम रहते हैं इटली, क्लाइमेट एटली रहते हैं स्वतंत्रता के समय, यानी कि 1947 में ब्रिटेन के पीएम थे क्लाइमेट एटली। विंस्टन चर्चिल क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के पीएम होते हैं। ठीक है, 1942 में अगर बात किया जाता है तो विंस्टन चर्चिल, इटली 1947 में, ग्लैडस्टोन 1885 में, पॉम्सटन होते हैं 1857 में। अगर बात किया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन के समय, तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये भी याद रखना है, रैमजे मैकडोनाल्ड सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, मतलब 1931-31 के समय रैमजे मैकडोनाल्ड वहाँ के पीएम होते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड 1930-31 में, चर्चिल 1942 में, इटली 47 में, ग्लैडस्टोन 85 में, 1857 में पॉम्सटन होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसने यह कहा कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समारूप होता है? किसने यह कहा कि सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समारूप है? तो यह स्टेटमेंट दिया गया था किम्बाल यंग के द्वारा। किम्बाल यंग ने यह स्टेटमेंट दिया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? बटवा जनजाति कॉन्गो बेसिन में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। इन्यूट मध्य एशिया नहीं बल्कि इन्यूट जो पाए जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में इन्यूट जनजाति पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में इन्यूट जनजाति पाई जाती है। रुआल जनजाति सऊदी अरब में पाई जाती है। सेमांग मलेशिया में पाया जाता है। सेमांग मलेशिया में, रुआल सऊदी अरब में, इन्यूट ध्रुवीय क्षेत्र में, बटवा जनजाति कॉन्गो बेसिन में। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन हो जाएगा बी, इन्यूट जनजाति मध्य एशिया नहीं बल्कि ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सा एक स्थलरूद्ध देश है? लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा लैंडलॉक्ड, ये हो जाएगा हंगरी। हंगरी जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी, यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। बात किया जाए अगर यूक्रेन का, तो यूक्रेन से दो सागर टच करता है, एजोब सागर और काला सागर। एजोब सागर और काला सागर यूक्रेन से टच करता है। रोमानिया से बात किया जाए तो रोमानिया से भी काला सागर लगा है, काला सागर रोमानिया से लगा है। अगर बात किया जाए बेल्जियम से, तो बेल्जियम से उत्तरी सागर अर्थात नॉर्थ सी बेल्जियम से टच करता है। ठीक है, हंगरी से कोई भी सागर टच नहीं करता है, अर्थात हंगरी एक लैंड लॉक्ड कंट्री हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए विश्व में सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। और बात किया जाए दक्षिण अमेरिका में मात्र दो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, वो हैं दक्षिण अमेरिका के दो लैंडलॉक्ड कंट्री प्रागवे और बोलिविया दो लैंडलॉक्ड कंट्री है दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, तो लैंडलॉक्ड कंट्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? लद्दाख में 2 ज़िले हैं, वो हैं कारगिल और लेह। ऑप्शन हो जाएगा डी। लद्दाख में 2 ज़िले कारगिल और लेह हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा खंभात की खाड़ी, खंभात तट। ऑप्शन हो जाएगा सी। खंभात तट सबसे अधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तट क्षेत्र है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? अजैविक घटक का उदाहरण कौन सा नहीं है? अर्थात जैविक हो जाएगा तो ये हो जाएगा पशु। पशु अजैविक नहीं बल्कि जैविक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। पशु जो है अजैव घटक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक नहीं है तो हिमनद में जल प्रदूषण नहीं है। आर्सेनिक तथा क्रोमियम के कारण ये कैंसर होने वाले जल प्रदूषक हैं। आर्सेनिक के कारण लंग कैंसर होता है, वही क्रोमियम के कारण भी लंग कैंसर होता है। आर्सेनिक और क्रोमियम के कारण कैंसर उत्पन्न करने वाले 2 जल प्रदूषक हैं। हिमनद में कोई किसी भी प्रकार का जल प्रदूषण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का प्रयोग हो रहा है? तो वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो है 5वां जनरेशन। बात किया जाए अगर फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56 के बीच के जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाता है। वही 56 से 63 के बीच द्वितीय जनरेशन, वही 63 से 71 के बीच 64 से 71 के बीच तृतीय जनरेशन, और 71 से टिल तक अभी चौथा जनरेशन, और अभी से आगे का जो होगा वो होगा 5वां जनरेशन। तो वर्तमान में 5वां जनरेशन का कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पिक्सेल क्या है? पिक्सेल जो होता है किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा होता है। पिक्सेल किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा पिक्सेल कहलाता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे मेगा पिक्सल, कितना मेगा पिक्सल का कैमरा, तो मेगा पिक्सल क्या है? तो चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा पिक्सल कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। के शंकर पिल्लई क्या थे? के शंकर पिल्लई एक भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट थे। के शंकर पिल्लई भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट हैं। और इनके अलावा एक और नाम याद रखना है कार्टूनिस्ट में, आर के लक्ष्मण, ये भी प्रमुख कार्टूनिस्ट हैं। अगर बात किया जाए चित्रकार का, तो चित्रकार में राजा रवि वर्मा का नाम याद रखना है, राजा रवि वर्मा। जैमिनी राय भी एक प्रमुख चित्रकार हैं, जैमिनी राय के अलावा नाम याद रखना है नंदलाल बोस का नाम याद रखना है। साथ ही साथ अविंद्रनाथ टैगोर, ये सभी चित्रकार से संबंधित है। ठीक है, कार्टूनिस्ट में याद रखना है आर के लक्ष्मण, के शंकर पिल्लई, ये सभी कार्टूनिस्ट हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मरगम कली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। मरगम कली किस राज्य की अनुष्ठानिक लोक कला है? तो यह है केरल का। ऑप्शन हो जाएगा ए, केरल का अनुष्ठानिक लोक कला है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास भगवत नामबली, यह संबंधित है ध्रुवदास भगवत नामबली से। अगला है नाभादास भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। रसखान रसिक प्रिया के लेखक हैं केशव दास। रसिक प्रिया लिखा गया केशव दास के द्वारा, केशव दास। और रस खान प्रेम वाटिका लिखते हैं, प्रेम वाटिका
के लेखक हैं रस खान। ठीक है, प्रेम वाटिका के लेखक हैं रस खान और रसिक प्रिया ने केशव दास, रसिक प्रिया के लेखक हैं केशव दास। उस्मान के द्वारा लिखा जाता है चित्रावली। उस्मान के द्वारा लिखा जाता है चित्रावली। ध्रुवदास ने भगवत नामवाली लिखा। नाभदास ने भक्तमाल लिखा। रस खान प्रेम वाटिका, रसिक प्रिया केशव दास। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी सुमेलित नहीं था। बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है? बुसान बंदरगाह यह दक्षिण कोरिया में स्थित है। दक्षिण कोरिया में स्थित है बुसान बंदरगाह। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का बात किया जाए तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, वही दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, उत्तर कोरिया में अगर बात किया जाए बंदरगाह का तो नामपो बंदरगाह उत्तर कोरिया का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। नामपो बंदरगाह यह उत्तर कोरिया का है और दक्षिण में बुसान बंदरगाह स्थित है। अगर बात किया जाए चीन में तो चीन में संघाई शेंजेन बंदरगाह है। चीन में संघाई बंदरगाह, शेंजेन बंदरगाह चीन में है। जापान का बात किया जाए तो जापान में है नागोया। जापान का प्रमुख बंदरगाह है नागोया। ठीक है, बुसान बंदरगाह कहाँ है तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन हो जाएगा बी। याद रखना है 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है और उत्तर कोरिया राजधानी है प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया है राजधानी सियोल। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? बात किया जाए अगर कर्क रेखा का तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सभी। यहाँ पे कौन सा नहीं होगा तो ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा मेवाड़ पठार का नदी नहीं है? कौन सा मेवाड़ पठार की नदी है? मेवाड़ पठार की नदी इनमें से कौन सी है तो यह हो जाएगा बनास नदी। ऑप्शन हो जाएगा सी। मेवाड़ पठार की नदी है बनास नदी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार यह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा ए, दिल्ली में। किस संस्थान को प्रथम IIT के रूप में स्थापित किया गया था? फर्स्ट IIT ऑफ इंडिया ये है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर और इसका स्थापना 1951 में हुआ था, 1951 में। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप यह संबंधित है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध है गोल्फ से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध है गोल्फ से। वाकर कप, राइडर कप, डनहिल कप ये सभी गोल्फ से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप हो, वाकर कप हो, राइडर कप हो और डनहिल कप हो ये सब यदि गोल्फ से संबंधित है। अगर बात किया जाए पोलो का तो पोलो से संबंधित है एजरा कप, फेडरेशन कप ये सभी पोलो से संबंधित है। ठीक है, फाइट रैंकिंग जो दिया जाता है वो दिया जाता है शतरंज में। फाइट रैंकिंग शतरंज के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप पूछा गया था, ये संबंधित है गोल्फ से। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा है? कॉक्स शब्द का संबंध किससे है तो यह है नौका दौड़ से। नौका दौड़ से संबंधित है कॉक्स शब्द। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? मैत्री होता है भारत और थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री। और एक और युद्ध अभ्यास याद रखना है अयुत्या अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच। अगर बात किया जाए मलेशिया के बीच तो हरिमौ शक्ति और समुद्र लक्ष्मण मलेशिया के बीच होता है। हरिमौ शक्ति और समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच होता है। श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति होता है। श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति। इंडोनेशिया के बीच होता है समुद्र शक्ति। ठीक है, इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति। श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति। मलेशिया के बीच हरिमौ शक्ति और समुद्र लक्ष्मण। थाईलैंड के बीच मैत्री और अयुत्या युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। मैत्री थाईलैंड के साथ और मित्र श्रीलंका के साथ, दोनों याद रखना है, मैत्री थाईलैंड के साथ और मित्र श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, वही 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।